बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। आज बेटा हमने टॉपिक पढ़ना है फिज़िक्स का चैप्टर 7 का रेजोनेंस। ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तवज्जो से समझिएगा। देख बेटा, रेजोनेंस जो इसका डेफिनेशन है, कहते हैं रेजोनेंस इज स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। कोई भी बॉडी वाइब्रेट करे ना, उसका एक मखसूस से रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। क्या भला? रेजोनेंस टू पीरियोडिक फोर्स एक्ट। कब ये हमें रिस्पांस मिलेगा? जब हम पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें। अब पीरियोडिक फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो एक इक्वल टाइम इंटरवल में हम इक्वल अप्लाई कर रहे हो विद नेचुरल वाइब्रेटिंग पीरियड ऑफ सिस्टम। यानी कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं ना, उस बॉडी की जो नेचुरल वाइब्रेशन है उसके बराबर हम फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से इसका वाइब्रेटिंग जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उसे हम कहेंगे रेजोनेंस। क्या नाम देंगे? रेजोनेंस नाम देंगे बेटा। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेटेड रेजोनेंस देखते हैं। इसमें हम फ़र्ज़ किया हमारे पास बड़ा, ये एक फिक्स सपोर्ट है, इसके साथ दो स्ट्रिंग हैं S1 और S2। हमने इसके साथ एक रॉड AB को फिक्स किया हुआ है ये स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग बड़ा फ्लेक्सिबल होती हैं। अब इस रॉड के साथ हम डिफरेंट लेंथ के पेंडुलम जोड़ते हैं। पहला पेंडुलम यह है, इसको हमने A का नाम दिया। इसके सेम लेंथ के बराबर होगा A', और ये पेंडुलम B और इसके साथ का B', और ये C और C'। देखें, A और क्रॉसपोर्डिंग A' सेम लेंथ में, B और B' भी सेम लेंथ में, C और C' भी क्या सेम लेंथ में। अब इसमें होगा क्या? अगर हम इन सब में से या फिर इस पूरे रॉड को हम वाइब्रेट करेंगे ना, ये पूरे पेंडुलम क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। या मैं इस रॉड को पकड़ के इस तरह वाइब्रेट करूँगा, सारे पेंडुलम अप एंड डाउन क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे, यानी इस तरह वाइब्रेट करेंगे ना। वाइब्रेशन में क्या होगा? इसकी जो वाइब्रेशन है इससे मैच कर रही होगी, इसकी वाइब्रेशन इससे मैच कर रही होगी, और इसकी वाइब्रेशन इससे मैच। अगर इनकी जो वाइब्रेशन है, अगर हम फ़र्ज़ करें इसको लेते हैं, इसकी जो वाइब्रेशन है अगर इसकी फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को पहुंच जाए तो हम कहेंगे क्या? कि इसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया। नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैंने कल बताया था, हम फ्रिक्वेंसी जो फाइंड करते हैं F=1/2π√G/L, इस फार्मूले से हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा बेटा कि अगर इसकी फ्रिक्वेंसी लेंथ हमें गिवन हो, जैसे लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर, हम पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ़र्ज़ क्या आ गया? 5 हर्ट्ज़। कितना आ गया? 5 हर्ट्ज़। अगर मैं इस पर फोर्स लगा वाइब्रेट करूँ और इसकी वाइब्रेशन जो हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ आ रही, तो मैं यूँ कहूँगा इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया। क्या चीज़ बोला? रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ये था रेजोनेंस। अब इसकी कुछ एग्जांपल हैं, इन एग्जांपल को अच्छी तरह समझिएगा और तैयार करना बेटा। पहली एग्जांपल है मोशन ऑफ स्विंग। स्विंग कहते हैं झूले को। ये देखिए, एक मैंने डायग्राम बनाई है कि फिक्स पोजीशन, इसके साथ ये झूला है, ये आदमी बैठा हुआ है। अगर हम इस झूले को ऊपर उठा छोड़ें, ये झूला क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। अगर इसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई तो हम कहेंगे इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? रेजोनेंस। इसकी भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगी? वो F=1/2π√G/L। अब इसके अगर हमें लेंथ गिवन, हम पुट कर फाइंड करें, फ्रिक्वेंसी अगर आ जाए लेट्स सपोज 7 हर्ट्ज़ आ जाती है, तो हम अगर इसको वाइब्रेट करवा रहे हैं, इसकी वाइब्रेशन भी 7 हर्ट्ज़ है, ये 7 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? रेजोनेंस। अब जब रेजोनेंस प्रोड्यूस है किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में, उस लम्हा एनर्जी अब्जॉर्प्शन जो होती है ना मैक्सिमम हो जाती है। यानी अब इसकी अगर रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाए तो स्विंग में एनर्जी अब्जॉर्व कितनी होगी? मैक्सिमम हो रही होगी। और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। यानी कि जब ये अपना रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा? इनक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना कि जब बड़ा रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, एम्पलीट्यूड क्या वो कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये वैल्यू लाजमी नहीं कि यही है, कि मैंने तो लेट्स सपोज किया है आपको समझाने के लिए। समझ आ गया बेटा? ये था मोशन ऑफ स्विंग। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल है कोलैप्स ऑफ सस्पेंडेड ब्रिज। सस्पेंडेड ब्रिज जो पुल होते हैं ना, अक्सर पुल बनाए जाते हैं कि अगर ये नहर है, इस नहर के ऊपर ऐसे पुल बनाए जाते हैं। इस तरह का अगर पुल है तो इसको ऊपर से एक वो फिक्स पोजीशन के साथ सस्पेंड करते हैं। ये डोरियाँ लगे होते हैं, वो अपना जंजीर नुमा, ये सब सस्पेंड, नीचे पिलर नहीं होते, लोग इधर से इंटर होते हैं और ये पुल के ऊपर से गुजर जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, सखर में एक पुल है, वो सस्पेंडेड पुल है, उसका अक्सर आपने नाम सुना होगा, ऐसी पुल। इस ऐसी पुल में भी बेटा वो रेजोनेंस प्रोड्यूस हो सकता है। इस पुल में जब आर्मी का कोई
दस्ता या वो अपना बैच गुजरता है ना, उसका जो कमांडर उनको नसीहत करता है कि आपने इसके ऊपर स्टेप ब्रेक करके गुजरना। स्टेप ब्रेक का मतलब ये है कि आर्मी की वो रूटीन होती है, एक साथ सारे पाँव उठाकर नीचे रख रहे होते हैं, तो वो इधर आके अगर वो ऐसा करेंगे, एक साथ पाँव उठा कर नीचे रखेंगे ना, तो इस ब्रिज में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो सकती है। अगर इस वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पहुंच गई तो ये कोलैप्स हो सकती है, पुल टूट सकता है। इस वजह से जो कमांडर होता है ना, वो नसीहत करता है फौजों की, आपने इस पुल से जो गुजरना है, अपने कदम क्या करना है, स्टेप ब्रेक कर देने, एक साथ सब ने पाँव नीचे नहीं रखना। ये एक साथ पाँव रखने से वाइब्रेशन पैदा होती है। जैसे बेटा अगर हम छत पे खड़े हो ना, पाँव ज़ोर से हम छत पे मारें तो वाइब्रेशन सी प्रोड्यूस हो जाती है, इस तरह की वाइब्रेशन। अगर इस पुल की वाइब्रेशन नेचुरल फ्रिक्वेंसी पहुंच जाए तो क्या हो सकता है, ये कोलैप्स हो सकती है। ये दूसरी एग्जांपल थी रेजोनेंस की। अब तीसरी एग्जांपल देखें, ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो। रेडियो स्टेशन जब ट्यून करते हैं ना बेटा, उसमें भी रेजोनेंस जब प्रोड्यूस होता है ना, तब जाके रेडियो स्टेशन क्या हो जाता है, ट्यून हो जाता है। जब हम रेडियो ट्यून करते हैं ना, उसके साथ एक नॉब लगी होती है, हम रोटेट करके उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज कर रहे हैं। जब उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी से मैच करे, ट्रांसमीटर क्या है, अगर हम लेट्स सपोज कोई मस्त एफएम यानी कि 105 फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज पे मुल्तान का स्टेशन चलाना चाह रहे हैं, अब वो जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है मुल्तान का, वो जिससे फ्रिक्वेंसी भेज रहा है वो 105 मेगा हर्ट्ज है, यानी 105 मेगा हर्ट्ज। हम अब इधर से रोटेट कर रहे हैं, हमारे रेडियो की फ्रिक्वेंसी नेचुरल से रोटेट करते हुए जब हमारे रेडियो की फ्रिक्वेंसी उस ट्रांसमीटर के बराबर हो जाएगी ना, तो स्टेशन क्या हो जाएगा, ट्यून हो जाएगा, रेडियो चल पड़ेगा। ठीक है। आल्सो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी कहते हैं। इट चेंज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, मैंने अभी बताया हम क्या करेंगे, ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ रिसीवर, रिसीवर के हम इलेक्ट्रिक सर्किट नेचुरल फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे अनटिल इट बिकम इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसमीटर, जब तक कि इसकी फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं होती। जब ये ट्यून हो जाएगा तो फिर वही प्रोसेस एनर्जी अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब आ गया कुकिंग बाय माइक्रो ओवन, यानी हमारे घर में जो माइक्रो ओवन पड़ा होता है जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, वो किस तरह वर्क करता है। माइक्रोवेव प्रोड्यूस बाय ओवन आर अब्जॉर्ब ड्यू टू रेजोनेंस बाय वाइब्रेटर वाटर एंड फैट्स मॉलिक्यूल इन द फूड। एक बड़ा जो खाना गर्म होने के लिए हम ओवन में रखते हैं ना, उस खाने में फैट्स यानी घी के मालिक्यूल और वाटर के मालिक्यूल मौजूद होते हैं। अगर उन मालिक्यूल की वाइब्रेशन जो होती है ना, और अच्छा उन मालिक्यूल में क्या होता है, जब हम ऑन को ऑन करते हैं ना, माइक्रोवेव्स इमिट करता है ऑन, वो माइक्रोवेव उन फैट्स और वाटर के मालिक्यूल में जाके अब्जॉर्ब होता है। अगर उस पानी के और फैट्स के मालिक्यूल वाइब्रेशन भी इसके बराबर हो जाए माइक्रोवेव जो जा रही हैं, तो फिर क्या होता है, रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। माइक्रोवेव्स की अब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस, जिसकी वजह से खाना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर बेटा याद रखना, माइक्रोवेव जो है ना, उसमें जो वेव्स खाने में इंटर होती हैं उनकी वेव लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, और फ्रिक्वेंसी जो होती है 2450 मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है जो उसमें अब्जॉर्ब हो रही होती है। ये था हमारे पास रेजोनेंस। बेटा इसकी डेफिनेशन एक्सपेरिमेंटल वो डेमोस्ट्रेट करनी है। फिर इसकी 4 एग्जांपल हैं। पहले एग्जांपल थी स्विंग, दूसरी थी कोलैप्स ऑफ ब्रिज, तीसरी थी रेडियो स्टेशन वाली ट्यूनिंग रेडियो स्टेशन, तो चौथी है कुकिंग बाय माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, इसके साथ हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में बेटा ये है ना, न्यूमेरिकल इसके थोड़े से हैं, 3-4 हैं, वो हम कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखें बेटा, इसमें वो स्टेटमेंट इधर से बता दूं। स्टेटमेंट कहता है कि 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन ए स्प्रिंग एलोगनेट द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। कहता है ये स्प्रिंग के साथ बॉडी अटैच है, जब इसके साथ वेट लगाते हैं 4 सेंटीमीटर नीचे आती है। ठीक है, व्हेन ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, फिर कहता है अगर हम कोई एक ख़ास ऑब्जेक्ट लगाएं इसके साथ, इज हंग ऑन द स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेटिंग, और ये क्या करे, वाइब्रेट करना शुरू कर दे। इट्स पीरियड इज़, तो फिर इसका टाइम पीरियड उस लम्हा क्या हो, 0.568। व्हाट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुल दिस, तो फिर उस ऑब्जेक्ट का मास बताएं जो हमने बाद में लिखा है लगाया। दोबारा देखें, कहता है अगर 100 ग्राम का मास है ना, वो इसमें 4 सेंटीमीटर का वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करा सकता है। अगर हम एक और ऑब्जेक्ट लगाएं जिसका टाइम पीरियड क्या हो, ये वाइब्रेशन का 0.568 हो, और इसका मास मालूम करें कि कितना होगा जो इतने टाइम पीरियड में इसमें क्या करेगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाएगा। तो बेटा देखें, ये मास हम जो पहला वेट लगाया था 0.1 kg, क्योंकि 100 ग्राम में 0.1 kg होती है। एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस है 4 सेंटीमीटर, अगर मीटर में 0.04 मीटर आ जाता है। टेंशन टाइम पीरियड कितना था, 0.568।
हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो दूसरा लगाएंगे ना वो मालूम करने जा रहे हैं। देखें अपना हम जानते हैं हुक लॉ, एफ इज इक्वल क्या होता है के एक्स, और हम जो वेट लटकाया है नीचे वो एफ इज इक्वल क्या होगा एम जी, दोनों फोर्स से बराबर होंगे, एम जी बराबर आगे के एक्स, हमें के फाइंड करना है, एक्स जाके डिवाइड एम जी ओवर एक्स। एम था बेटा 0.1, जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 और एक्स 0.04, जो एक्सटेंशन पैदा हुई थी इससे के आ गया 24.5 न्यूटन पर मीटर, ये के की वैल्यू हमने फाइंड करना है मास। तो हम टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करेंगे, उससे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम ओवर के, एम प्राइम लगा देंगे कि हमें एम प्राइम की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के क्या करें, हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, स्क्वायर रूट ख़त्म तो एम प्राइम और के, हमें क्या चाहिए एम प्राइम, के इधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा टी स्क्वायर के 4 पाई एम स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, ये वाली वैल्यू इधर आगे डिवाइड आ जाएगी। तो हमें एम प्राइम चाहिए टी स्क्वायर के ओवर 4 पाई स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट की है टी की, के की, ये 4 और पाई 3.14 का स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करें हमारे पास 0.200 किलोग्राम आता है। अगर मिली में लाएंगे तो फिर क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास मास आ जाएगा 200 मिलीग्राम। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। अब न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखें, उसके स्टेटमेंट में कहता ये है कि ए लोड ऑफ 50 ग्राम एलिमिनेट ए स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर, कहता है मास हम लटकाते हैं वो 15 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, उसमें एक्सटेंशन पैदा करते हैं स्प्रिंग में। इफ़ बॉडी ऑफ मास 294 ग्राम, अगर मास हो जाए 294 ग्राम, इज़ अटैच टू द स्प्रिंग एंड ए सेट इनटू वाइब्रेशन विद एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, पहले 2 था फिर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स पीरियड, हमने मालूम करना है इसका टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम स्पीड, यानी कि टाइम पीरियड मालूम करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम स्पीड, तीन चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका देखें बेटा हमारे पास मास जो पहले था वो 15 ग्राम यानी 0.015 किलोग्राम, एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर प्रोड्यूस हो रही थी तो 0.02 मीटर यानी 100 पे डिवाइड कर, मास जो दूसरा लटकाया वो 294 ग्राम, अगर किलोग्राम मिला तो 1000 में डिवाइड कर 0.294 किलोग्राम आ जाएगा। एम्पलीट्यूड जब बना वो कितना 10 सेंटीमीटर 0.10 मीटर। अब टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम स्पीड हमने फाइंड करनी है, तो देखें बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये हुकला था, और जो वेट लड़का है वो एम जी होता है, इन दोनों को कंपेयर करें हमारे पास क्या आ जाएगा, के एक्स इज इक्वल एम जी, के मालूम करना एक्स डिवाइड एम जी ओवर एक्स, एम की वैल्यू 0.015 क्रॉस जी की वैल्यू 9.8 था, और हम एक्स जो एक्सटेंशन पैदा हो रही है 0.0, इसको हम सिंप्लीफाई करें हमारे पास क्या आ जाता है के 7.35 न्यूटन पर मीटर। ये याद रखना है के का जो यूनिट है क्या है, एमसीक्यूज में आ सकता है, इस चैप्टर में बड़ा ये ऑब्जेक्टिव है। अब हमने जब कहते हैं एम प्राइम हम अटैच करें ना, फिर टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के, अब हमें क्या चाहिए टाइम पीरियड चाहिए, इसमें वैल्यू 2 पाई, एम जो दूसरा वर्ड का आया था 294 ग्राम था, अगर किलोग्राम मिलाया तो इसको सिंप्लीफाई किया, के की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, पुट करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 1.26 टाइम पीरियड आ जाता है। अब हमने फाइंड करने मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होता है एक्स नॉट के ओवर एम का स्क्वायर रूट, एक्स नॉट हमने 0.1 यानी कि वो 10 सेंटीमीटर जो है एम्पलीट्यूड था, के की वैल्यू 7.35 था, एम प्राइम 0.294, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका मैक्सिमम स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकंड। अगर सेंटीमीटर में लाना चाहो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल अगला है हमारे पास 4 न्यूमेरिकल में कहता है ये कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास 4 किलोग्राम है, हम इसको किसी हाइट से फेंकते हैं, स्प्रिंग पे हाइट है 0.80 मीटर से, स्प्रिंग पे फेंकेंगे, ये जो स्प्रिंग है ना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 90-60 न्यूटन पर मीटर। अब कहता है जब स्प्रिंग पे ये वेट गिरेगा ना, इसमें कंप्रेशन पैदा होगी, स्प्रिंग जो कंप्रेस होगा ना, कितना उसका एम्पलीट्यूड है या डिस्टेंस कंप्रेस होता है वो मालूम करना है। बेटा देखिए जब ऊपर से ऑब्जेक्ट आ रहा है ना ये वाला, इसकी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रही है और गेन एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है गेन हो रही है। अगर हम देखें लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन और काइनेटिक तो 1 mgh, अब ये स्प्रिंग की वजह एनर्जी पैदा होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर आती है, तो बेटा इसमें अगर हम ये एक्स नॉट फाइंड करना चाहें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है, पहले फिर हम क्या करेंगे mgh फाइंड करेंगे, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एम आ गया 4g है 9.8, एच था 0.80, जो सिंप्लीफाई का हमारे पास एनर्जी आती है 31.36 जॉल। अब उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल 31.36 इज 1/2 के था 1960,
एक्स नाट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, एक्स नाट स्क्वायर आएगा 0.32, स्क्वायर ख़त्म करना स्क्वायर रूट, तो एक्स नाट आ जाएगा हमारे पास 0.18 मीटर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। और आखिरी न्यूमेरिकल शॉर्ट में आता है अक्सर कहता है कि एक हमारे पास पेंडोलम है, उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, उसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करें। तो फ्रिक्वेंसी मालूम करने 1/2 पाई जी और एल का स्क्वायर रूट होता है। जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 है, सेंटीमीटर को हम मीटर में लेंगे तो 0.50, इसमें पुट किया और हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्या आ गया, फ्रिक्वेंसी आ गई। ये थे न्यूमेरिकल 4। अब हम इसके ना शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ कर लेते हैं, थोड़े से हैं, बड़े इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्म मोशन। कहते हैं सिंपल हार्म मोशन में ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड, यानी कि वो इक्वल पीरियड में अगर वाइब्रेट कर रहा है, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए, अगर उसका एम्पलीट्यूड क्या हो, ये डायग्राम। टाइम पीरियड इक्वल का मतलब कहता है जितना टाइम इधर लेगा उतना टाइम ही इधर लेगा, और उतना टाइम ही इधर, और इतना टाइम ही इधर। तो देखिए बेटा, अगर पेंडुलम इस पॉइंट पर है, इस पे इधर आएगा, ए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया, फिर इधर आएगा, दूसरा ए कवर हो गया, फिर इधर आएगा तीसरा ए, और फिर इधर आएगा चौथा, यानी एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना, 4 ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट हैपन टू द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में क्या होगा ऑफ द सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड में, इफ इट्स लेंथ इज डबल, अगर हम लेंथ क्या करते हैं, डबल, तो बेटा टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी आता है। तो जब आप लेंथ बढ़ाओगे ना, स्क्वायर रूट 2 टाइम क्या हो जाएगी, लेंथ इसकी बढ़ जाती है। दूसरे में कहता है व्हाट हैपन, क्या होगा, इफ़ द सस्पेंड मास इज डबल, जब मास बढ़ा दें। देखिए बेटा, इस फार्मूले में मास कहीं नहीं आ रहा, मास बढ़ाने से टाइम पीरियड में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर देखें, ये हमने टाइम पर लिया, जब 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इफेक्ट ऑफ डबलिंग द मास व्हेन मास बिकम डबल द टाइम पीरियड रिमेन सेम, मास क्या रहेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। आगे क्वेश्चन नंबर 6, डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट। कहता है क्या एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग इस मोशन के दौरान। इज एक्सेलरेशन एवर जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बताओ। नो बेटा, नो इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाओगे एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, एक्सट्रीम पे जब बॉडी पहुंचती है जीरो होगा एक्सेलरेशन। मीन एट अबव इक्वेशन शो दैट द एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन, मीन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन बाय फेस एंगल। फेस एंगल बेटा हम पढ़ के हैं, इट इज़ द एंगल विच गिव द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल पॉइंट एग्जीक्यूट सिंपल, यानी कि सिंपल आर मोशन में अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, वो मोशन के साथ साथ क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन जो बताता है ना एंगल, वो क्या कहलाता है, फेस। कहता है डज इट्स डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। कहता है नो इट इज़ एक्चुअली द एंगल विच इज द रोटेटिंग वेक्टर मेकिंग विद द रेफरेंस लाइन, यानी कि उसको नहीं डिस्क्राइब करता, क्योंकि ये एक एंगल है जो रोटेटिंग बॉडी को ही सिर्फ बता सकता है। अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियड रिजल्टेंट विच आल्सो सिंपल हार्मोनिक, कहता है वो कंडीशन बताओ जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन या दो पेंडुलम को हम वाइब्रेट करवाएं और एक ही सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा हो, तो उसकी कंडीशन बताइए कि दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम नेचर के होने चाहिए, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी दोनों में जो फेज डिफरेंस आ रहा है ना वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11, कहता है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड कार्य एनर्जी ऑफ फॉर ए बॉडी विद सिंपल हार्मोनिक। बेटा हमने लास्ट टाइम जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी विद सिंपल हार्मोनिक रिमेन कांस्टेंट रहती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे होल एनर्जी पोटेंशियल होती है, मीन पे काइनेटिक होती है, किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो पार्शली टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहती है, पार्शली पोटेंशियल होगी, पार्शली क्या होगी, काइनेटिक होगी। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 12, डिस्क्राइब द सम कॉमन फिनोमिना इन विच द रेजोनेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अभी हम रेजोनेंस पढ़ के ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। अच्छा, मोशन ऑफ द स्विंग मैंने दोनों आपको करवाई हैं, आप इसको स्टडी कर लेना, बहुत आसान है। इफ़ ए मास सप्रेइंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू वाइब्रेशन, कहता है अगर मास सप्रेइंग सिस्टम एक स्प्रिंग के साथ ये वर्टिकल लटका हुआ है बॉडी, ठीक है,
तो वाई डज मोशन इवेंचुअली स्टॉप, तो इसकी जो मोशन होगी यानी इस तरह ये मोशन करेगा ये इवेंचुअली स्टॉप क्यों हो जाता है बेटा, डैम्पिंग की वजह से, क्योंकि ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसके एम्पलीट्यूड ऐसा ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए स्टॉप हो जाता है। ठीक है बेटा, चैप्टर 7 ख़त्म, इंशाल्लाह कल हम 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।